नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी एक बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करी जाती है, कैसे लगाई जाती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और लिटिगेशन ट्रेनिंग के लिए मैंने एक ये सेशन स्टार्ट करे हैं ताकि आप लोगों तक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एडवोकेसी की पहुंच पाए और जिससे कि आप ग्राउंड लेवल से ड्राफ्टिंग के लिए कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि जब एप्लीकेशन आप कोर्ट के अंदर मूव करते हो तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन के अंदर अपने कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करे हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आप जज साहब को एक्सप्लेन कर पाओगे। और एक्सप्लेन करने के बाद जज साहब अगर आपके फेवर में रिलीफ ग्रांट कर देते हैं तो वो कैसे रिलीफ ग्रांट अपने फेवर में करी जाती है, एक बार आप ये पूरी वीडियो को देख लोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप समझ पाओगे। तो आज ये हमारे पहला सेशन की वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे को बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी होती है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रेगुलर अपनी हर बेल एप्लीकेशन में हम मेंशन करते ही करते हैं और रेडीमेड अपने ड्राफ्ट आपको तैयार होते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा इसमें सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप एक बार एक लेवल पे आ जाओगे, 15, 20, 25 आपने अगर एप्लीकेशंस अपनी ड्राफ्ट कर ली होंगी तो आपको यूज टू हो जाओगे कि कौन सा ड्राफ्ट हमारा कहाँ पे लगाया जाता है। बट इन द ग्राउंड लेवल के बेसिस पे आपको जो मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा देरी ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम कौन से बेल की एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं? हम बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं 437 सीआरपीसी और हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा सेक्शन है बीएनएसएस का, सेक्शन 480 बीएनएसएस। तो इसके अंदर हम बेल की एप्लीकेशन केवल और केवल कौन सी कोर्ट में लगाते हैं? याद रखना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में सेक्शन 437 सीआरपीसी बोल लो या सेक्शन 480 बीएनएसएस बोल लो, वहीं पे ही लगाई जाती है। एक और बेल एप्लीकेशन होती है सेक्शन 439 सीआरपीसी और एक और इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है? 483 बीएनएसएस। ये जो बेल एप्लीकेशन है ये केवल और केवल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगती है। तो अभी आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि मैं जो है अपनी बेल एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूं तो कौन सी कोर्ट में लगाने जा रहा हूं। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगानी है बेल एप्लीकेशन और वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 437 सीआरपीसी जिसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 480 बीएनएसएस, यहीं पे एप्लीकेशन यही सेक्शन के अंदर लगाई जाती है और कोई सेक्शन नहीं होता है। अब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये फिक्टिशियस है, ठीक है। बट आपके लिए एक एक कॉलम मैंने फिल आउट कर दिया है ऑलरेडी ताकि आपको एक समझदारी के तौर पे पता लग पाए कि हाँ जब मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स मेरे को फिल आउट करने हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, हम लगा कहां पे रहे हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में लगा रहे हैं। और अपराध क्या करा हुआ है हमारे क्लाइंट ने? एक्यूज ने चोरी का मुकदमा दर्ज हो रखा है और एक्यूज जो है अभी जेल में बंद है और पुलिस के द्वारा अपना जो चोरी का मुकदमा जो दायर करा है हमारे क्लाइंट के ऊपर, एक्यूज के ऊपर, हमारे को ये प्रूव करना, हमें ये मेंशन करना है कि हमारा जो एक्यूज है वो इनोसेंट है और एक्यूज इनोसेंट के साथ साथ एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस और कोई नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और जो पुलिस वालों ने हमारे क्लाइंट को अरेस्ट करा है वो बेबुनियाद करा है और उसके ऊपर कोई केस बनता नहीं है और रिकवरी भी हमारे एक्यूज से कुछ भी नहीं पाई गई है। इनफैक्ट पुलिस को जो सामान बरामद हुआ है ना चोरी का, वो तो एक पब्लिक प्लेस पे हुआ है, सड़क पे पड़ा हुआ मिला हुआ था। एक्यूज से पास से तो कुछ मिला ही नहीं है, बस शक के बिना पे हमारे क्लाइंट को अरेस्ट करके जेल में बंद करा हुआ है। और ये हमारे क्लाइंट का एक तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है, साथ ही में यहां पे हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जज साहब आप जो है हमारे क्लाइंट को बेल ग्रांट कर दीजिए। तो ये हमारे पूरे का पूरा एक सिनेरियो है जो मैंने आपको एक क्रक्स के फॉर्म में बता दिया है। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है, तो आप कौन सी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगा रहे हो। और मैंने बता दिया था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट का नाम भी आता है, जज साहब का नाम भी आता है, इन दी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जज साहब का नाम आएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। आपका जो अदर स्टेट का होगा तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है, जज साहब का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखना होता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। सेकंड हमारा होता है बेल एप्लीकेशन नंबर, हमारे को ग्रांट करा जाता है फाइलिंग के बाद में। जब हम अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद फाइलिंग नंबर हमें दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? एफआईआर नंबर। अब जब आपको पुलिस वाले ने अरेस्ट कराया तो भाई एफआईआर तो दर्ज हुई होगी ना, तो एफआईआर जो दर्ज हुई है तो एफआईआर नंबर होता है। हर साल का अपना अपना एक एफआईआर नंबर होता है। जैसे 2025 एक थाना है, एक पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितनी भी 2025 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है तो उनमें से आपके क्लाइंट के ऊपर कौन सी एफआईआर नंबर है तो वो आपको यहाँ पे फिल आउट। मैं तो ये फिक्टिशियस नाम लिख रहा हूँ, 112 नंबर हमने लगा है कि जिस थाने में, कृष्णानगर थाना मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में लगाया है, ठीक है। कृष्णानगर थाना है और दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 2025 में 112वीं नंबर जो एफआईआर है वो हमारे क्लाइंट के ऊपर दर्ज हो रखी है। तो सेकंड हमें क्या लिखना है? कौन सी धारा के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है? सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस, चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके लिए हम अगर आईपीसी की धारा की बात करें, सेक्शन 478 ऑफ आईपीसी जो थेफ्ट के ऑफेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर दिया। और पुलिस स्टेशन हमारे कृष्णनगर दिल्ली
में हमारे पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आगे हम और क्या लिखेंगे, इन द मैटर ऑफ, यहाँ पे ये भी फिक्टिशियस नाम है, फिक्टिशियस एड्रेस है, याद रखना, ठीक है। तो नितिन शर्मा एक हमने एक्यूज बना रखा है, ठीक है। हम जो है बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो हम पेटिशनर हो गए, तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले नाम उस व्यक्ति का लिखते हैं जो एप्लीकेशन मूव कर रहा है। तो हम मूव कर रहे हैं तो हम पेटिशनर होंगे, हम जज साहब से अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। और किसके खिलाफ डाल रहे हैं, पुलिस किसके अंडर आती है बताइए। पहले देखो यहाँ पे एक्यूज का नाम आ गया और उसके फादर का नाम आ गया, एक्यूज का रेजिडेंट आ गया, पूरा एड्रेस आपको मेंशन करना होता है, आधा अधूरा कभी नहीं लिखना है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेंट है हम, और एक्यूज के बिहाफ पे हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। वर्सेस किसके खिलाफ डाल रहे हैं भाई, पुलिस के खिलाफ डाल रहे हैं, तो यहाँ पुलिस तो लिखेंगे नहीं। पुलिस किसके कंट्रोल में आती है, सरकार के कंट्रोल में आती है, तो यहाँ पे हम स्टेट लिखते हैं। अब एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का मुकदमा है तो एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखते हैं। आपका कोई और स्टेट होगा तो वो स्टेट आप मेंशन कर सकते हो और रिस्पॉन्डेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन किस चीज में डाल रहे हैं, मैंने आपको बार बार यही बात बोल रही है, एक वकील का काम क्या होता है, उसको कानून अच्छे से पता होना चाहिए, धारा उसको अच्छे से पता होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब कौन सी सेक्शन का इस्तेमाल करके हम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये कैसे पता लगता है, पहले तो भाई सबसे जरूरी है पढ़ाई करना, और साथ में आप यूज टू कब होंगे, जब बार बार एक ही चीज को आप 10 बार कर लोगे तब आप यूज टू हो जाओगे। बट उसके लिए आपको सालों देने पड़ेंगे, अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपना देना पड़ेगा। बट इन द मीन टाइम आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बार बार आपको रीड करना है, बार बार बेयर एक्ट पढ़नी है, बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने हैं। यही एक आपका एज एन एडवोकेट का अपना धर्म होता है, याद रखना। तो यहाँ पे हम कौन सी एप्लीकेशन मूव करें, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी, और अर्स्ट वाइज यहाँ पे आप हाइफन लगा के आप यहाँ पे नया वाला सेक्शन भी मेंशन करोगे, सेक्शन नंबर 480 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर ग्रांट ऑफ बेल अंडर इन द पेंडिंग केस, क्योंकि अभी तो केस पेंडिंग में है, हमारा क्लाइंट अभी जेल में है, पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, ठीक है, और पुलिस वालों ने हमारे क्लाइंट को तो बिल्कुल भी इनकम्प्लेट कोई भी सामान मिला ही नहीं है, तो इस बेसिस पे तो हमारे क्लाइंट को बेल मिलनी चाहिए, तो इसलिए अभी केस अभी पेंडिंग में है। एक और छोटी सी बात याद रखना, हालांकि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इन फ्यूचर का भी बनाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा। मान लेते भी केस पेंडिंग है तो यार ये हमारा क्लाइंट तो भी जेल में है ना, तो मान लेते हैं तिहाड़ जेल में बोलते हैं जिसको जुडिशियल कस्टडी में है। अब जुडिशियल कस्टडी में है तो हम एक और भी बेल लगा सकते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद लगती है। फॉर एग्जांपल हमने बेल एप्लीकेशन लगाई 480 के अंदर, हमारी रिजेक्ट हो गई, ठीक है, फिर हम इसको ऊपर वाली कोर्ट में लगा सकते हैं, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है, तो हम ऊपर तक जा सकते हैं, वो तो एक सब अलग मामला है। एक और बेल होती है जब केस आपका पेंडिंग है और आपका एक्यूज जो है, आपका क्लाइंट जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, जेल में बंद है, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर के अंदर भी एक टाइम पीरियड होता है कि मैक्सिमम सजा का अगर आधी सजा आपने जेल में रहते हुए काट ली है और आपका केस अभी अंडर ट्रायल के तौर पे है, तो ऐसे केस में भी आपको बेल ग्रांट करी जाती है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। अब डिफॉल्ट बेल का मतलब ये नहीं होता कि भाई पुलिस ने अपनी टाइमली इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी है तो बेल, वो तो अलग डिफॉल्ट बेल होती है, वो एक अलग है, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर की भी एक डिफॉल्ट बेल होती है, याद रखना। जैसे कि नए नए जो वकील बनते हैं उनको प्रो बोनो केसेस पे अगर काम करना है तो भाई आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से कांटेक्ट करके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसेस ले सकते हो, उससे सीखने को बहुत चीजें मिलेंगी आपको लाइफ में, ठीक है, कि कौन कौन से एक्यूज हैं जो जेल में बंद हैं, जिनका मैक्सिमम सजा की, जिन्होंने आधी सजा काट ली है, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है ना कोई तो उसका तो और भी नए कानून के अंदर, बीएनएसएस के अंदर एक अच्छा 1/4 है आई गेस, ठीक है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको ये चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये पेंडिंग केस के दौरान याद रखना, एक तो ये होती है रेगुलर बेल जो हम लगा रहे हैं, हम कौन सी लगा रहे हैं, रेगुलर बेल लगा रहे हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ। और जो मैं आपको बता रहा हूँ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, ठीक है, वो होती है हमारी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वाली बेल, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, ठीक है, डिफॉल्ट बेल बोलते हैं इसे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलो अभी हम डिफॉल्ट बेल की बात नहीं कर रहे, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। फिर हम यहाँ पे अपने ये एप्लीकेशन हमने ये लिख दिया, जिसके बाद स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है, फिर बहुत खुला खुला अच्छे से लिखना होता है, याद रखना, ऐसे आप स्पेस इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत खुला, देखो मैंने कितना खुला खुला छोड़ा हुआ है, खुला खुला ही लिखना होता है हमेशा एप्लीकेशन जब बना ड्राफ्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो वो डैट से शुरू होता है, ठीक है, डैट, देखो मेरे हर पॉइंट में डैट 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 आपको जरूर मिलेगा, तो डैट से ही एक ड्राफ्टिंग का एक रूल होता है, याद रखना। और वो भी कौन सी ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं, लीगल ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं कर रहे, दो आपस में आम आदमियों के बीच का हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन जब मूव करते हैं तो वहां पे एक रूल होता है दैट द एप्लीकेंट हैज बीन अरेस्टेड, कि भाई हमारा जो क्लाइंट है ना उसको अरेस्ट करा था, ठीक है, एफआईआर नंबर 112 के अंदर रजिस्टर्ड कृष्णनगर थाने के अंदर 303 धारा लगाई थी, ठीक है, और 1/10/2025 को हमारे क्लाइंट को अरेस्ट करा था, और क्या एलिगेशन लगाया था कि भाई हमारे क्लाइंट ने चोरी करी है, घर के अंदर कुछ आर्टिकल्स गायब थे और जो कंप्लेनेंट था उसके घर के अंदर चोरी करी है और हमारे क्लाइंट को उठा लिया था, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा हमारा क्लाइंट इनोसेंट है और उसको झूठे केस में
जो है पुलिस वालों ने अरेस्ट करा है सिर्फ शक के बिना पे, ठीक है, अरेस्ट करा है तो झूठी और कोई भी आई विटनेस नहीं है पुलिस के पास जो ये बात क्लैरिफाई कर सके कि हमारा क्लाइंट जो है उसी ने चोरी करी है, उसी के पास से चीजें बरामद हुई है, ऐसा कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और कोई भी इनक्रिमिनेटिंग चीज मेरे क्लाइंट से कोई रिकवर नहीं हुई जिससे यह साबित हो पाए कि मेरे क्लाइंट के द्वारा ही चोरी करी गई है, ये बातें भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टोलन गुड्स है ना, वो तो बल्कि पुलिस वालों को कहां से मिले हैं जी, वो तो पब्लिक प्लेस से मिले हैं, ओपन सड़क पे पड़े हुए मिले थे, ठीक है। और उसके बाद हम जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हमारा जो क्लाइंट है वो 2/10/2025 से जुडिशियल कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी मतलब वो जो तिहाड़ जेल वगैरह होती है, ठीक है, पुलिस के लॉकअप में नहीं, जुडिशियल कस्टडी में है। और ये बात आप जब लिखिएगा जब एक्चुअल में सच्ची बात हो। ये 5th पॉइंट आपको डालना कब होगा, जब सच्ची बात हो। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट के ऊपर 10-10 केस चल रहे हैं और तुम यहाँ लिख रहे हो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात पे थोड़ा गौर करिएगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मतलब चेक वेक करने के बाद कि मेरा जो क्लाइंट है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई केस में कन्विक्ट नहीं हुआ है, कोई क्रिमिनल केस इस पे पेंडिंग नहीं है, कोई भी ट्रायल इस पे चल नहीं रहा है, और फर्दर कहीं पे भी इसको बेल ग्रांट नहीं हुई है, मतलब बेल एप्लीकेशन भी हमने कहीं नहीं लगा रखी है वगैरह वगैरह। ये चीज हम मेंशन इसलिए कर रहे हैं। साथ में ये भी लिख रहे हैं कि हमारा वो परमानेंट रेजिडेंट है दिल्ली का, और उसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, लोगों के अंदर सोसाइटी में उसकी एक अच्छी इमेज है, तो उसका भगोड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा जब आप बोलोगे वो पेश हो जाएगा आपके पास में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान, आप जब बोलोगे वो पेश हो जाएगा। ये बात लिखनी बहुत जरूरी होती है, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाली बात आपको बस ध्यान रखनी है। और वो कोई भी टेम्पर नहीं करेगा प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को, किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, लालच नहीं देगा वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। और जैसा हमारे जो क्लाइंट है ना, उसके एक छोटा सा परिवार है, परिवार के अंदर वही अकेला कमाने वाला है, और अगर उसको ही जेल में बंद करके रखा जाएगा, और ऐसे केस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो चुकी है, कोई भी इनकमिनेटिंग ऑब्जेक्ट या आर्टिकल उसके पास से बरामद नहीं हुआ है, पुलिस वालों ने केवल शक के बिना पे उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है, और ऊपर से वो अपने फैमिली का अकेला कमाने वाला है, तो साहब ये तो अनड्यू हार्डशिप होगी। जो उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, वो कैसे अपना खान पान करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, इसी वजह से जैसा। तो ये ना थोड़ा सा आपको चीजें मेंशन करनी होती है, ये बात को थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि बने बनाए आपको ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको हर एप्लीकेशन में मेंशन करने होते हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये 9 पॉइंट तक मैंने डाले हैं। आपको लग रहा है कि यार मेरे केस के अंदर ना ये अनोखा फैक्ट भी है कि मेरा जो क्लाइंट है उसको हार्ट अटैक की बीमारी है, या वो वुमेन है, या वो ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, या वो उसको दिमागी तौर पे कोई बीमारी है, या कोई शुगर की बीमारी है, कुछ भी अगर ऐसा कोई अनोखा फैक्ट है तो 10th पॉइंट पे वो जरूर डालिएगा। बीमारी का, वुमेन, कोई माइनर, या कुछ भी ऐसा फैक्ट है आपके पास जिससे लगता है कि सामने जज साहब जो है कन्विंस हो सकते हैं, वो 10वां पॉइंट आप जरूर डालिएगा, ठीक है। मेरे केस में ऐसा, मैंने जब बना रहा था ऐसा फिक्टिशियस केस, तो मेरे को ऐसा ये दिमाग में नहीं आया, वो आपको बताते हुए आया है। तो 10th पॉइंट आप ये ऐड ऑन अपने वाइल ड्राफ्टिंग और बेल एप्लीकेशन, या बेल एप्लीकेशन बोल लो, बेल पेटिशन बोल लो, मतलब एक ही होता है, मतलब सेम है, याद रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर डालिएगा। हमने और क्या लिखा है कि जैसा आप देखो हमारा जो क्लाइंट है वो कॉपरेट करने को रेडी है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, जो भी पुलिस आगे फर्दर, देखो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुलिस को और कोई सबूत मिलता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी तो कर सकती है ना पुलिस। तो जब भी अगर जरूरत पड़ेगी ट्रायल में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, तो हमारा क्लाइंट कॉपरेट करने को रेडी है। कोई भी तारीख की कोर्ट की होगी, कोई भी डेट होगी, वो कोई भी कंडीशन कोर्ट लगाएगा, वो कंप्लाइंस करने को रेडी है। और ये चीज आपको मेंशन करनी जरूरी है। 8 और 9 पॉइंट में आपको जो बता रहा हूं, आपको जो है चोरी के मुकदमा है ना, तो चोरी के मुकदमे में आपको ये भी मेंशन करना जरूरी है कि जैसा ये जो चोरी का मुकदमा है, पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स, ठीक है। पनिशमेंट आपको मेंशन करनी जरूरी है कि कानून की धारा में जज साहब के पास कितनी, मतलब कानून ने कितनी सजा देने तक का उसका ऑफेंस बनाया हुआ है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। और ये अपने आप में कौन सी धारा, बेल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, सॉरी हाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर तो जो बेल मांगी जाती है वो तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही बेल ग्रांट होती है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जज साहब जो ये है तो ये डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर फॉल होता है। और यहाँ पे 437 के बराबर में आप सेक्शन नंबर 480 भी BNSS का मेंशन जरूर कर देना। नए सेक्शन अब आ गए हैं तो नए सेक्शन भी हर एक पल पे आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। और जो हमारा एप्लीकेंट है वो रेडी है, विलिंग है फर्निश करने के लिए रिलायबल श्योरिटी एंड पर्सनल बॉन्ड, ठीक है। जितने जज साहब बॉन्ड, और इसके अंदर ना बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी का कागज भी लगाना पड़ता है, ठीक है। पहले तो अलग तरह से भी अपना बॉन्ड भर के अपना हो जाता था कि एक आईडी भी लगानी पड़ती है। आईडी मतलब आधार कार्ड हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको एफडी लगा दो, एफडी की एप्लीकेशन लगा दो। जैसा देखो इतना पैसा है हमारे क्लाइंट के पास में, ठीक है, एफडी लगा दो, कोई भी प्रॉपर्टी का कागज लगा दो, ठीक है।
प्रॉपर्टी का कागज लगा दो। पहले तो क्या हुआ करता था, राशन कार्ड वगैरह भी लगा के अपना बेल दे दी जाती थी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे भी दे दी जाती थी पहले तो, ठीक है, बस आईडी दिखा दो, हो गई जी बेल, ठीक है। और बट अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था, तो इस वजह से अब कोड जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो आईडी के साथ में आपको अपने एज अ कितनी आपकी हैसियत है, हैसियत इन द सेंस, अगर मान लेते हैं कोर्ट ने 5,000 रुपये का बॉन्ड लगाया, 5,000, 10,000 का, तो यहाँ पे ना आपको इतने अमाउंट की अपनी एटलीस्ट कैपेसिटी शो करनी पड़ती है। मान लेते 50,000 की एफडी का आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी है कि देखो मेरे अकाउंट में 50,000 की क्लाइंट की एफडी बनी हुई है, और आईडी के साथ में आप अगर ये कर दोगे तो श्योरिटी बॉन्ड आपको फिल आउट करना पड़ता है, हो गया बेल बॉन्ड आपने फिल आउट कर दिया, हो गई बेल, खत्म बात, ठीक है। तो ये आखिर में होता है। फिर यहाँ पे प्रेयर भी आपको एक स्पेस छोड़ के प्रेयर का भी एक अपना कॉलम डालना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो कोर्ट से। कोर्ट से हम चाहते हैं कि जज साहब आप हमारे क्लाइंट को बेल दे दो अंडर सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 थेफ्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, एंड हम जो है ये कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है हमारे क्लाइंट के फेवर में फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस फेवर में हमारा ऑर्डर पास कर दीजिए। अब जब हम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो अपोजिट पार्टी को भी अपना नोटिस जाता है, यानी स्टेट को भी नोटिस जाएगा, पीपी साहब आएंगे, अब पीपी साहब अपना आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, या वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पता है ना कि जब सामान कुछ मिला ही नहीं है हमारे क्लाइंट के पास से, ठीक है, कोई इनकमिनेटिंग ऑब्जेक्ट आर्टिकल मिला ही नहीं है, तो पीपी साहब भी आर्ग्यू किस चीज के लिए करेंगे, किस चीज के लिए करेंगे बताओ। और कोई ऑफेंडर नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो किस चीज के लिए वो आर्ग्यू करेंगे। सपोज होगी नहीं तो बेल ग्रांट हाथों हाथ हो जाएगी आपको, ठीक है। और हम बेल बॉन्ड बनने को रेडी हैं, सारे कंप्लाइंस करने को रेडी हैं, अपीयर होने को रेडी हैं, ठीक है, बस यहाँ पे अपना तारीख लिख दोगे, ठीक है, और ये अपना ऐसी सिग्नेचर, ये भी फिक्टिशियस है, याद रखना, कहीं आप सोचा एनरोलमेंट नंबर ये है क्या, नहीं, 1 2 3 4 मैंने ऐसे डाल दिया 2025, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी स्टैंप भी लगा सकते हो, स्टैंप भी लगा दो और अपना सिग्नेचर कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और साथ में इसका वकालतनामा भी लगता है, याद रखना, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपने केस, वकालतनामा भी साथ में लगता है इसका, ठीक है, वकालतनामा, क्योंकि आप एज एन एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, कोई भी कोर्ट में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी चीज की एप्लीकेशन आप मूव करते हो ना, तो वकालतनामा साथ में लगता ही लगता है। अब ये बात सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बेसिक बात है, ये तो हमें पता ही है, बट मैं सभी लोगों को साथ में लेके सोचते हुए ये वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देने के लिए आया था। अब ये वीडियो के माध्यम से आपको जो मेरे ये बताया गया है आपको समझ में आया है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लोगों को बताइएगा। साथ में आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि ऐसे में डेली ऐसी अलग अलग सिनेरियो को लेकर, सिविल केस में हो गया, क्रिमिनल केस में हो गया, तो आपके लिए वीडियो बनाया करूं लिटिगेशन ट्रेनिंग के सेशन के तौर पे या नहीं, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और क्या क्या आप लोगों को सीखने को मिला ये भी बताना। साथ ही में आप लोगों को कितनी जानकारी थी ऑलरेडी कि सर हमने भी ये एप्लीकेशन ऐसी ड्राफ्ट करी हुई है, हाँ ऐसा मॉडिफिकेशन हम करते हैं, ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करते, या फिर ऐसी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, हम ये वाला कौन सा पॉइंट ऐड ऑन करते हैं अपने ड्राफ्ट के दौरान, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और दिवाली का महोत्सव है, तो हमने यहाँ पे जो है 61% डिस्काउंट सारे के सारे कोर्सेज में अपना लॉन्च करा हुआ है। 22 अक्टूबर तक आपके पास अपना ज्वाइन करने का मौका है, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जिसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज पे 61% डिस्काउंट मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो या कर सकते हो? पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच अगर लेना हो तो वो ले सकते हो, टीपीए का ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कंप्लीट सब्जेक्ट सही है, पूरा का पूरा फैमिली लॉ है जिसमें हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हामा एंड हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट और मुस्लिम लॉ, सारी क्लासेज हैं। और इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, और इसके अंदर पूरा AIB 20 का तो हमारा भी लाइव बैच चल ही रहा है। ये बहुत प्रोमिनेंट बैच है और बहुत इंपॉर्टेंट बैच है उन लोगों के लिए जो अपने AIB का एग्जाम देने जा रहे हैं, याद रखना, मिस आउट मत करना। और ये भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट बैच है, अभी भी इसकी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तो बहुत ज्यादा बेस्ट बैच है, इसमें 100 से ऊपर क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के संदर्भ में, जिसमें आप आगे फर्दर जुडिशियल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आप लोग में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 22 अक्टूबर तक हमने अपना डिस्काउंट लगा रखा है, तो आप लोग अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।